बड़ा तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा ब्लर दिख रहा है? डिले पोजीशन बहुत डिले डिले हो रहा है मतलब? वीडियो डिले जब आप एक्शन करके बात नहीं कर रहे। नहीं, वो तो नेचुरल दिख रहा है, वो तो वहाँ पे होता है। अच्छा, तुमने इसका कल का वीडियो जो है वो चेक किया बाद में? साउंड और वीडियो सिंक्रोनाइज है ना? क्योंकि अभी हमने साउंड दिया है हमारे पीसी को, वीडियो दे रहे हैं हम लोग पीसी को सेपरेट, तो इनपुट अलग अलग मेथड से जा रहा है वो। अभी इसलिए मैंने इसका सेटअप जो करके रखा है ना, नो वन विल इवन टच इट। जो उसको टच करेगा मैं उसको टच करूँगा, और सिर्फ इतनी ही पोर्शन से टच करूँगा, समझा? और टच करने के पहले कितना बड़ा डिफरेंस लेके टच करूँगा, और आई विल ट्राई टू पुट ऑल माय पॉसिबल फोर्स। ओके, समझ में आ गया ना तुमको? मतलब मेरे को क्या कहना है? थिंक वैसे तुम होशियार हो, मतलब बचपन से होशियार हो, मेरे को पता है। चलो, आज का जो पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा। किधर गया मैं? 12th फिजिक्स। I will first explain and then we will even go through the theoretical part. Yes. So we were somewhere here. Application of Lenz law. ये जो है कल कहाँ तक पहुंचे हम लोग? मेरे ख्याल से ये हो गया ना आपका एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो हो गया शायद। यस, हाँ, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, करेक्ट? ओके, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है एकदम अच्छे बच्चों की तरह आपको सिर्फ एक ही छोटा सा काम करना है। अब तक तुमने इस चैप्टर में जो भी नॉलेज लिया है उस नॉलेज को मेरे को एक बार बता दो, या मैं कहूँ सादी भाषा में अपनी शॉर्ट नोट्स बना लो। ओके, शॉर्ट नोट्स कहाँ यूज करना है बच्चों? कहाँ पे यूज करना है शॉर्ट नोट्स? क्या करते हैं? शॉर्ट नोट्स को डेली पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग चैप्टर को रिवाइज करते वक्त भूल ना जाए। मैंने शायद तुम्हें पिछली बार भी बोला था, कभी मेरे को याद नहीं बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि फिजिक्स ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ना यानी कि कंक्रीट का रोड तोड़ना है। बताया मैंने तुमको अभी कभी? बताया नहीं? बताया नहीं? बताया शायद दूसरे किसी को बात करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था अपने दूसरे बैच के ऊपर, तो वहाँ पे ना कंक्रीट का रोड तोड़ रहे थे, सीमेंट का बना हुआ अच्छा खासा रोड था, वो तोड़ रहे थे। तो फिर मेरा ऑब्जर्वेशन करने का, तो मैं देखता रहा कि यार ये कंक्रीट के रोड को तोड़ कैसे। तो सपोज दिस इज अ रोड लाइक दिस, ओके, सपोज ये आपका रोड है। जनरली अपन नॉर्मली जमीन कैसे खोदते हैं वैसे नहीं खोदते थे। वो क्या कर रहे थे पता है? पहले उन्होंने एक बंदा लिया, उसके पास वो ब्रेकर नाम का डिवाइस था, तो उसने यहाँ पे होल के, यहाँ पे होल के, यहाँ पे होल के, कई सारे होल कर डाले, कई सारे होल, कई सारे होल, कई सारे होल, कई सारे होल, पूरे रास्ते में जितना भी रास्ता तोड़ना था उसमें कई सारे होल किए। फिर उसके बाद वो मशीन आया बड़ा, उसको एक ऐसा ड्रिल जैसा पॉइंट था, वो इसमें वो होल में डालता था उसको, और फिर पूरा की पूरा इतना बड़ा बंच निकल जाता था बाहर। तो कंक्रीट के रोड को ब्रेक करने का तरीका मुझको उस दिन समझा। अदरवाइज वही जो मशीन है, प्रेशर या जो भी उसको बोलते क्रेन, आई डोंट नो, वो नॉर्मल रास्ता जो है ना, तो सीधा उसका फावड़ा होता है इतना बड़ा, और ऐसा फावड़ा मार मार के खोदता है, जमीन खोदनी होती है ना। तो दोनों में अंतर है। You may study chemistry and biology like this, even mathematics like this, but physics you have to study like this. अब आप बोलोगे मतलब कहना क्या चाहता है? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाने का। फिजिक्स से सीखना होता है और जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना होता है, कहीं भी अप्लाई करो तुम्हारी मर्जी। अब तुम चेक करो, मैंने फिजिक्स पढ़ाया, आप घर गए, आपने वो पढ़ा, डेरिवेशन को रट्टा मारा, थ्योरी को रट्टा मारा, लिखा, अब 4-8 दिन के बाद भूल गए। उसके बाद एक प्रॉब्लम तो ये हुआ, दूसरा प्रॉब्लम, सर कितना बड़ा है, कैसे याद रखूं, याद ही नहीं रहता सर, बराबर है कि नहीं। तीसरा उसकी साइज, मतलब जो भी है चैप्टर कोई भी देखो, उसकी साइज जो मैं कहना चाहता हूं वो इतनी बड़ी होती है कि वो एनर्जी ही क्रिएट नहीं होता। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि बेटा अपने को माउंट एवरेस्ट जाना है, चलो आते हो, आप पहली दफा बोल देंगे सर कौन जाएगा माउंट एवरेस्ट, नहीं जाएगा, इतना बड़ा दर्रा चढ़ना कौन करेगा। फिर मैं बोला एक काम करो, चलो अपन पांडव पहाड़ी जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है, आप यहाँ चलो सर, जाता हूँ,
फिर पांडव पहाड़ी पे गए, तुमको खाना बना खिलाया, बैठाया, रेस्ट करवाई। मैंने बोला यार इस पांडव पहाड़ी के ऊपर अभी एक नई पहाड़ी और बन गई है और थोड़ी ऊपर है, उस पर जाते हैं। फिर वहां पे गए, रेस्ट किया, आराम किया, खाना पीना खाया, थोड़ा सो गए, फिर वापस और फिर तुम टॉप पर पहुंच सकते हो। तो यू कैन ब्रेक इट इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ऑलवेज इट्स वेरी इजी। अब मैंने तुमको बोला कि एक काम करो, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ। 2 लेक्चर लिए हैं, अब इस 2 लेक्चर का शॉर्ट नोट्स अभी अपन 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। और एक काम करो, उसी को रोज पढ़ो। रीडिंग दैट पार्ट इज नॉट अ मैटर और नॉट अ टास्क ऑफ हार्डली 5 to 10 minutes. You are doing it. At the end of chapter आपको चैप्टर के सारे लॉ खाली आप जानते हो, ऊपर उनको पढ़ पाते हो, सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज है, डेरिवेशन पूरे रिवाइज है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज कुछ हद तक आपको पता है ऐसा डेरिवेशन ऐसा करते। नाउ यू हैव आइडिया ऑफ द एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर की आइडिया है। यानी कि आपने वो जो क्रेशर वाला आके उसने उस सीमेंट के रोड में खड्डे करके ना, उसने किया क्या टेक्निकली, उसने उस रास्ते को कमजोर किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब फिजिक्स के चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के थ्रू बार-बार पढ़ते हो, मैंने बोला यार एक चैप्टर ले लो XYZ, क्या तुम्हें उस चैप्टर के स्टार्ट में सारे फॉर्मूले याद है? हाँ। क्या उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, क्या सारी टर्मिनोलॉजी तुम जानते हो? हाँ। क्या सारे फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, F क्या है, M क्या है, E क्या है, जो भी है तुमको याद है? आप बोलोगे हाँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम्हें पूरे चैप्टर को तुम एक्चुअली वीकन कर चुके हो। अब एग्जाम करीब आई, स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इतना ही काफी है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन बोर्ड एग्जाम है, अब क्या करोगे? बोर्ड एग्जाम जब करीब आई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, कुछ बच्चों के लिए 2 महीने दिसंबर, जनवरी। अब क्या करोगे पता है? चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तो तुम्हारे दिमाग में, अब उसका थ्योरी, पहले राउंड में थ्योरी खाली पढ़ने का, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो। ये फोर्स अपने दिमाग को दो ही मत कि पूरा लर्न कर, पूरा याद कर, क्वेश्चन का आंसर मेरे को ओरली बता। 10वीं तक का चलता था, 10वीं में इतना पढ़ना था, बराबर है कि नहीं? दिमाग को दही नहीं करने का, उसको तकलीफ नहीं देने का, उसको बोलेगा पूरा चैप्टर का ओवरऑल आइडिया मुझे है। मैंने चैप्टर एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया। दिसंबर और जनवरी, नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीने में आप चैप्टर को याद करते हो और आपको मोटा मोटी आइडिया आती है। आप क्वेश्चन को ओरली थोड़ा बार बता सकते हो, लिखने की कोशिश करते हो तो थोड़ा बार लिख सकते हो, काफी है। अब स्पेसिफिकली डेरिवेशन एग्जैक्टली लिखते आने चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली सॉल्व करते आने चाहिए, टेंशन लेने का जनवरी के महीने में। और एग्जाम के 8, 10, 15 दिन पहले टेंशन लेने का कि अपने को सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखते आने चाहिए। अब से लोगे ना तो तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन भी होंगे ना, फिर भी भूलेंगे। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फिजिक्स, समझा? हो सकता है ये 10 मिनट तुमको अच्छे ना लगे, बोलेंगे चलो ज़्यादा पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन तरीका समझो। जो बच्चा फिजिक्स ऐसा पढ़ता है उसको फिजिक्स तकलीफ नहीं देता। जो बच्चा फिजिक्स ऐसा पढ़ता है ना, ओ कंक्रीट का रोड तोड़ना यानी कि फिजिक्स पढ़ना, याद रखो। फिजिक्स मतलब सादी नॉर्मल जमीन को खोदना नहीं है कि चलो इतना खत्म। फिजिक्स ऐसा किसी का नहीं होता, समझा? अभी जितने भी चैप्टर हुए ना, सब चैप्टर का नोट्स क्या होना चाहिए तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स। तुमको याद होगा मैंने हर चैप्टर में बताया है, हर बार मैं पिछली चीजों को रिवाइज करता रहा हूँ, हर बार बताता रहा हूँ कि इसको लिखो, इसके लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ और गौर से देखो। कोई भी चैप्टर कितना भी बड़ा हो, 3 या 4 फुल के पेज से बड़ा जा किसी का नहीं है, और वो 3 और 4 पेज हर बार पढ़ने, हर बार रिकॉल मारना है, बस उसी को रिकॉल मारना है, बस उसी को रिकॉल मारना है। समझ में आ रहा है? एंड यू विल सडनली फील कि यार मैंने फिजिक्स को काफी कमजोर करके रखा हुआ है। कोई भी फॉर्मूले पूछो, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछो, टर्मिनोलॉजी पूछो, मुझको याद है, उतना ही करो। ओके, सो लेट्स रिकॉल व्हाटएवर सो फार वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स associated with the coil, EMF and hence current induced in the coil। खत्म। जब भी किसी कॉइल के साथ फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो बदलेगा, मैग्नेटिक EMF एंड करंट उसमें तैयार होगा। दूसरा क्या बोला था हम लोगों ने? फ्लक्स किस रेट से बदल रहा है ये मैटर करता है। जितना फ्लक्स का रेट चेंज होने का ज्यादा, उतना EMF ज्यादा, यानी कि चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF induced is directly proportional to rate of change of flux। हमने आगे जाकर देखा this is equals to constant into what? d phi by dt and further simply E is equals to d phi divided by dt। अब phi को आगे जाके आप n into phi dash भी लिखते हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, लिख भी दिया। n
यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स एंड 5 डैशेस फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल टर्न, एक टर्न का फ्लक्स 5 डैश है, तो n टर्न का कितना हो जाएगा n, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब ये वैल्यू आप डालोगे n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा n1 लाइक दिस। ओके, आपके एग्जाम में टोटल फ्लक्स दिया तो ये फार्मूला यूज करने का, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल टर्न दिया तो ये यूज करने का। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या था अपना लेंज लॉ, क्या बोलता है, जिसने तेरे को पैदा किया उसी को तो अपोज करता है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है इट अपोजेस व्हाट, इट अपोजेस जो वो फ्लक्स चेंज कर रहा है ना उसी को अपोज करता है। तो इसको अपोज करता है बच्चों, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, बरोबर। तो ये मैं अपोजिट चेंज इन फ्लक्स, इन तीनों लॉ के स्टेटमेंट लिखो और ये फार्मूला लिखो, बस इतना तुम्हें अब तक याद करना है। और यूजिंग लेंज लॉ this formula become like this, d phi divided by dt. You can even write this formula in the same way. ओके, तो इतना इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है। अब मुझे बताओ इतना रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कुछ ज्यादा नहीं, सारी कहानियां पढ़ने की जरूरत है नहीं है, वो कहानियां एग्जाम के वक्त तुमको जरूरत है तो पढ़ो, लेकिन मेन चीज तो याद रखो, रख लोगे श्योर, पानी रखो चलेगा। एंड नाउ लेट्स मूव। अब हम थोड़ा इन फार्मूलों को डिटेल में जाएंगे आगे। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने फ्लक्स का और एक फार्मूला पढ़ के रखा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, इसके पहले वाले फार्मूले चैप्टर में। मैग्नेटिक इंडक्शन की वैसे तो कई सारे डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट फोर्स स्ट्रेंथ जानते हो, लेकिन एक डेफिनेशन ये भी था, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, डू यू रिमेंबर दिस। और इस एरिया को इधर लेके आए तो फ्लक्स का फार्मूला बनाता है ए या बी, बराबर है बी इनटू ए। टेक्निकली स्पीकिंग ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी था, ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी था, और अनफॉर्चुनेटली एरिया हम लोग स्केलर ही मानते थे, लेकिन एक साइड में वेक्टर और एक साइड में स्केलर नहीं चलेगा। आप बोलोगे कैसे? अगर मैं एरिया को स्केलर ही पकड़ूं तो वेक्टर इनटू स्केलर आंसर वेक्टर आता है, और इस साइड में तो स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों साइड मैच नहीं हो रहे थे। तो हमने एरिया की जगह पे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिराइव किया जिसका नाम था एरिया वेक्टर, याद है तुमको? और क्या था बच्चों एरिया वेक्टर? ये एरिया, मैंने बोला इस पे मोबाइल का एरिया निकालो, सरफेस एरिया। ओके, थैंक यू। इस मोबाइल का सरफेस एरिया बताओ, कैसे निकालते हो तुम लोग? लेंथ इनटू विड्थ खत्म, लेकिन मैंने बोला इसका वेक्टर एरिया बताओ, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, तो ऐसा लेंथ इनटू विड्थ, तो राइट हैंड थंब रूल से बोलते हैं इसका डायरेक्शन है, इसको परपेंडिकुलर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया का मैग्नीट्यूड वही है, ये डायरेक्शन है। सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? एरिया विद डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, उस सरफेस को परपेंडिकुलर। और इसको हम लोगों ने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया? ए बार। क्यों किया? इससे सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अभी ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, और वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर कब हो सकता है? अगर तुमने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर स्केलर आएगा, और क्रॉस लिया तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। यहाँ पे आंसर स्केलर है तो बीच में डॉट ले लिया, तो जो फार्मूला था आपका बी डॉट है, इसको आगे जाके हमने बाद लिखा था बी डॉट ए। एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, अच्छा, फ्लक्स का ये जो फार्मूला है इसी से हमने उसका और एक फार्मूला बनाया था, ऐसा ही टाइम पास आपका नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ। बी बार डॉट ए बार, ये जो फार्मूला है कुछ बुक में एक ही जगह पे एस भी लिखा हुआ हो सकता है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कुछ केस में वो एरिया बोलते हैं, कुछ केस में सरफेस एरिया बोलते हैं। व्हेन दे यूज सरफेस एरिया इंस्टेड ऑफ ए दे यूज सरफेस सिंबल एस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन मुझे बताएगा क्या ये फार्मूला? ऐसे यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन मैं नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या ये हमेशा यूज होता है बच्चों फ्लक्स का फार्मूला? कब यूज होता है? कौन कांस्टेंट? When magnetic induction is constant, यानी कि जिस जगह पे तुमने रखा है that is a uniform magnetic field. If the magnetic flux field is not uniform, integration बोलो फॉर्मूला क्या आता है आपका? B बार डॉट DA बार, जानते हो? तो ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में, तो मुझे नहीं लगता है कि चीज को 10 बार बताने की जरूरत है। तो तुम फ्लक्स की जगह पे वैल्यू डाल सकते हो। अभी हां ना, इस केस में तुम जो यूज कर रहे हो टर्म कौन है बच्चों? तो चलो इस टर्म को समझते हैं। ये आपका बार मैग्नेट है, ओके, ये बार मैग्नेट के बाजू में वो कॉइल है, ये उसका गैल्वेनोमीटर है, करेक्ट, और ये आपके बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। वेट अ मोमेंट, चलेगा बच्चों? कोई डाउट है इसमें? कौन मुझे ये बताएगा? ओके, कि सोच के जवाब देना, फेंकने का काम मत करना, वरना मैं लात मारूंगा किसी को।
कौन मुझे बताएगा इसमें ये जो बी है ये कौन है? मैग्नेटिक इंडक्शन। किसका मैग्नेटिक इंडक्शन? ये बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन। कहाँ का? इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे ये मान लो एक लूप लेता मैं, एक टर्न लेता, तो इस एरिया से कुछ ना कुछ लाइन तो गुजरेगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? तुमने ये कॉइल का एक एरिया लिया, ऐसा एक टर्न लिया, उस टर्न का कुछ तो एरिया होगा ना, उस एरिया से कुछ तो लाइन घुसेगी ना। कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं? ये लाइंस की बात कर रहा हूं। कुछ तो घुसेगी, वो जो लाइन उस एरिया से जाएगी उनको हम लोग गिनने का तरीका है, उससे हमें क्या मिलता है? जो मिलता है उसका नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा? इस जगह पे जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन है वो, और ये जो तुम्हारी कॉइल है उस कॉइल का एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बरोबर। सो मुझे बताओ व्हाट इज फ्लक्स? टोटल नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं? कॉइल की। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट कॉइल? व्हाट इज बी? उस कॉइल की जगह पे मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मेरा सवाल सोच के जवाब देना, फेंकने का काम मत करना प्लीज मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अगर मैं ये बार मैग्नेट धीरे 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 इस साइड में मूव करूंगा तो इन तीन लोगों में से कौन कौन वेरिएबल होगा, कौन कौन कांस्टेंट होगा? जवाब सोच के दो। जैसे जैसे करीब आएगा, क्या ये ज्यादा लाइन इस एरिया से घुसेगी? यस और नो? तुम दूर हो उतनी लाइन होगी क्या? तुम करीब है, मान लो यहाँ पे भी तो लाइन होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, यहाँ पे लाइन कम ज्यादा होगी। अबे हाँ या ना? एज द बार मैग्नेट इज स्लोली moving towards the coil, more and more numbers of lines of induction will pass through that area. That means flux of that area will change as that bar magnet move closer and closer to the coil. That point is close, implies that the magnetic induction will also increase. So can I say that जैसे बार मैग्नेट करीब आएगा वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी है तुम्हारी फ्लक्स, ये तुम्हारा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्या ए बदलेगा? यस और नो? क्यों नहीं बदलेगा? ए इज एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का क्या लेना देना है तुम्हारा बार मैग्नेट करीब आने से और दूर जाने से? तो ये क्या होगा? तुम्हारा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? अब ए का डायरेक्शन मैटर नहीं करता इस केस में, हमें उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ बच्चों? ए को बाहर ले लिया मैंने। क्यों बाहर लिया? बिकॉज इट इज कांस्टेंट। फ्लक्स की वैल्यू डाली। अब ये फार्मूला जो है डेरिवेशन चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ। कौन बताएगा मुझे कैसा होगा ये? बोलो ये क्या है तुम्हारा? माइनस बोलो डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ओके माइनस फाई का फॉर्मूला बताओ जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्या है फाई का फॉर्मूला? बी बार डॉट ए बार। ओके चलेगा बच्चों? पक्का? ओके चलो मुझे क्या मिलेगा अगली स्टेप में बताओ। फाई की जगह पे उसकी वैल्यू बताओ। बी बार डॉट ए बार डिवाइडेड बाय डी टी। इज इट ओके? क्या मैं यहाँ से ए बार बाहर निकाल सकता हूँ? ओके और तो बेसिकली इनका डॉट प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है और शायद एंगल उन्होंने जिस पोजीशन में रखा है वो जीरो लेके रखा है तो कॉस जीरो हो गया। ए में बाहर लेके आओ तो बाहर आएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड होगी। हाँ इस बीच में लिखा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी किया हुआ है बी की मैग्नीट्यूड। सिंपली अगर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है तो खाली बी लिखो। ए की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बट हियर द डायरेक्शन ऑफ बी एंड ए इज चोजन सच दैट दे आर परपेंडिकुलर पैरेलल टू ईच अदर। अब किसी के माइंड में सवाल आ सकता है सर हाउ यू आर सो श्योर कि दे आर व्हाट they are perpendicular to each other, sorry they are parallel to each other, how you can say that the angle between them is zero? So there is a simple reason that कोई कॉइल का एरिया ऐसा है, कॉइल का एरिया इसका परपेंडिकुलर यानी कि ए का डायरेक्शन नहीं होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। अब तुम्हारा जो बार मैग्नेट है वो रखा है तुम लोगों ने कुछ ऐसे, और जो बार मैग्नेट की लाइंस ऑफ इंडक्शन के लिए बच्चों के पास होती है कुछ इस तरह से। बट इट्स लाइक अ लूप। इस पॉइंट को अगर मैं तुमको बोलूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, तो डायरेक्शन ऑफ बी इज नथिंग बट टेंजेंशियल लाइक दिस। ओके आउटवर्ड किसके लिए लेते हैं बच्चों? ओके आउटवर्ड किसके लिए लेते हैं बच्चों? नॉर्थ पोल के लिए। ओके सो दिस इज अ नॉर्थ पोल।
तो गौर से देखो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन लिखेगा वो और जो ए का डायरेक्शन लिखेगा वो सेम ही है। तो फर्दर दिस वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू डी इनटू डी इनटू डी। ओके, अब आप बोलोगे सर 12 मिनट करीब आएगा तो करीब भी आएगा, दूर भी जाएगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी। समझ में आ रहा है? तो इट माइट बी उन्होंने लिखना चाहिए एक्चुअली, लेकिन नहीं लिखा है। तो फर्दर ये ए बार का मैग्नीट्यूड कोई बच्चा इतना ऐसा समझ ले या सिंपली ए लिखे, दोनों का मतलब सेम ही है। तो एज ए इज कांस्टेंट यू आर टेकिंग इट आउटसाइड और अंदर रहेगा दिस। साथ में नेगेटिव साइन क्यों आएगा? ये नेगेटिव साइन से लेंस के लॉ से आ रहा है, तो नथिंग टू बॉदर अबाउट दैट। ये फार्मूला तुमको समझ में आया है? पक्का? किसी को डाउट है इसमें? ओके, चलेगा? चलो इतना मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। Consider Faraday's law with special attention to the negative sign. It is something like this. Consider the area A bar of the loop perpendicular to the plane of the loop is fixed and orientation parallel. यानी कि थीटा कितना लेके रखा है इन्होंने? 0. The magnetic field B, the magnetic field B, उस जगह पे magnetic field कितना तुम्हारा B है? The magnetic field B increases with the time using the definition of the flux and Faraday's law. It can be written like this. ओके, ये समझा, कैलकुलेशन में समझा में मुझे तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन बहुत छोटा 2 स्टेप है, लेकिन समझा दिया मैंने। नेगेटिव क्वांटिटी एज ए बार इज पॉजिटिव एंड डीबी बाय dt इज पॉजिटिव। पूरा आंसर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इज इंक्रीजिंग विद टाइम। RHS is equals to negative quantity. RHS is negative quantity as A is positive and this is positive and increases with time. तो ये जो आंसर है टोटल नंबर नेगेटिव ही रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है और रेट ऑफ चेंज जो है ये जो है तुम्हारा ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव कितना? देखो ये बात याद रखना, dy by dx इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव साइन आता है। आप लोग सोचो ऐसा क्यों? ऊपर लिखा है dy डिफरेंस ऑफ y, नीचे लिखा है dx डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप बोलोगे मतलब नेगेटिव रेट आता ही नहीं, क्या होता है? वो साइन बाहर लिखते हैं डायरेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? बट व्हेन वी से dy इट मींस डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको बोला क्या आपका बड़ा भाई है? आपको बोला हाँ। तुम्हारे एज में डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे 4 साल का। मैंने बोला क्या आपका छोटा भाई है? आप बोलोगे हाँ। डिफरेंस कितना है? बोलोगे 2 साल का। क्या बोलोगे? -2 है ना। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टूड क्लियर? ओके, सो दिस ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, बता देता हूं। एक्चुअली समझा चुका हूं वैसे आपको। द स्क्रू ड्राइव rule fix the positive sense of the circulation around the loop as a clockwise direction. ये स्क्रू ड्राइवर रूल बोलने के बजाय आप सीधा राइट हैंड रूल बोलिए, दोनों एक ही है, बराबर है कि नहीं? कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं उठा। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपको कौन दे रहा है बच्चों? यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो एरिया का डायरेक्शन अगर मैंने ऊपर लिया है राइट, तो मैंने बी का डायरेक्शन नॉर्थ पोल करीब लाते हो तो ऊपर ही लिया है। बेसिकली एरिया का डायरेक्शन भी अपन करंट के फ्लो के डायरेक्शन से मैच करेंगे। जब तुम वापस पीछे लेके जाओगे ना तो तुम्हारा बी का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो उसके इसमें एरिया का डायरेक्शन भी नीचे लेना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो एवरी टाइम इट इज 0 एंगल बिटवीन देम, इट विल नेवर बी 180 डिग्री, बिकॉज़ जैसे वो 180 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा ए बार डॉट बी बार नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या है? ए बी cos ऑफ एंगल थीटा। नाउ थीटा बिकम 180, दिस वैल्यू बिकम -80। सो ये ऐसा नहीं होने वाला। तो जब तुम ला रहे हो तब का सिचुएशन ऐसा है, तो जब तुम जा रहे हो तब का सिचुएशन ऐसा है। ठीक है? As the sense of the induced current in the loop is counterclockwise negative, the sense of induced EMF is also negative. Okay? अब जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? ऑफ कोर्स तुम ला रहे हो या जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। बताओ तो सही, जब आ रहा था तब कौन सा पोल था? ये नॉर्थ पोल लेके आ रहा था मैं। तो जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा? अबे नॉर्थ पोल जब आता है तो ये जो मैग्नेट, ये जो देखो एक तो सिंपल चीज है कि जिसके पास तुम लेके आ रहे हो तुम उसका फ्लक्स बदल रहे हो। जिस कॉइल के पास तुम मैग्नेट लेके आ रहे हो तुम उसका फ्लक्स बदल रहे हो कि नहीं? तुम उसका फ्लक्स बदल रहे हो, उसकी वजह से उसमें ईएमएफ एनहांस करंट इंड्यूस हो रहा है। जो करंट बन रहा है उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड में किसकी बात कर रहे हो तुम? लाने वाले बार मैग्नेट की नहीं, जिस कॉइल के अंदर करंट बनाना उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का भी पोल रहेगा।
तो जब तुम लाते हो ये कौन बनता है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में करंट कैसे होता है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बताओ, ये समझा चुका हूं तुमको मैं, दोनों में बताओ। बोलो, एक क्या है तुम्हारा नॉर्थ पोल और एक क्या है बच्चों तुम्हारा साउथ पोल। जानते हो ना साउथ पोल में डायरेक्शन कैसे है? कैन यू सी दिस? और नॉर्थ पोल में डायरेक्शन कैसे? कैन यू सी दिस? ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? काउंटर क्लॉकवाइज। और इनमें से एंटी क्लॉकवाइज। ये समझना, लक्ष्य ट्रेन से करना। श्योर। तो देखो यहाँ पे, एज द सेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज काउंटर क्लॉकवाइज। कौन सा बोलो जल्दी से? काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इज नेगेटिव। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 12 जो भी कुछ है। इंड्यूस इज नेगेटिव क्वांटिटी इन ऑर्डर टू इक्वल द आरएचएस। क्या क्या लिख के रखा है इन्होंने? thus the negative sign in the equation incorporate Lenz's law into Faraday's law. ओके, तो ये बाकी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको समझाया बस उसको याद रखो। ओके, ये उन्होंने सेम चीजें लिखी लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है। चलेगा बच्चों? डन। यहाँ पे जितना भी बताया उसमें कोई डाउट? फ्लक्स ऑफ द फील्ड को हमको स्टडी करना है। ये टॉपिक यहाँ पे दिया क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑलरेडी वी नो। अच्छा, उन्होंने दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसके फॉर्म में भी आंसर लिखा है। ठीक है, चलो इसको अपन डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन के बाद अपन चाहे तो कि तुम चाहे तो इसको पढ़ लेना। ठीक है बच्चों? इधर गया अपना एमटी पेज। ठीक, चलो मुझे बताओ, अभी हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया। कौन मुझे बताएगा वो डेरिवेशन क्या था? E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? माइनस डी फाई बाई डी टी। बट जो तुम्हारा फ्लक्स था उसकी वैल्यू क्या थी मुझे बताओ तो? अभी मैंने बी बार डॉट ए बार। देखो तुम्हारा ई का फॉर्मूला क्या बन गया? सबका ध्यान चाहिए मुझे। माइनस बोलो जल्दी से डी फाई बाई डी टी। यही हुआ माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन डी फाई का वैल्यू तो मेरे पास फाई का वैल्यू तो है। क्या है बच्चों बोलो जल्दी से? बी बार डॉट ए बार। अभी हमने जो एरिया चूज किया था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो लिया था ऐसे। बार मैग्नेट को हम करीब ला रहे थे ऐसे। इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन बन रही थी ऐसे। इसी पॉइंट पे ए की डायरेक्शन बन रही थी ऐसे। ओके, एंगल बन रहा था 0। ओके, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? कौन बताएगा मुझे क्या मिला? सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। मैं सिंपली बी बार लिखता हूँ, मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ ए बार लिखने के बजाय दे आर सिंपली मैग्नीट्यूड। करेक्ट बच्चों? बताओ मुझे अगली स्टेप में थीटा कितना है? यही पे लिखता हूँ। थीटा कितना है बच्चों? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंगल इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1। तो ये हो गया 1 और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है तुम्हारा? ए की वैल्यू यानी कि उस लूप का एरिया बदल नहीं रहा। तो लेट मी टेक दैट एरिया आउटसाइड। तो अंदर कौन बचेगा? dv डिवाइडेड बाय dt। चलेगा? सो दिस वाज योर फार्मूला फॉर ई। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ चीजें बोली थी। मैंने बोला था कि दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली बी इज कांस्टेंट। यस और नो स्टूडेंट? अरे फार्मूला तभी वैलिड है ना जब पूरे एरिया के लिए तुम्हारा बी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट क्या हमेशा भी कांस्टेंट होता है? आंसर है नहीं, बी चेंज हो सकता है। जब बी चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कौन मुझे समझा जाएगा? फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं लेते। ई का फॉर्मूला जो है ऊपर का वो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ क्योंकि हम लोग फ्लक्स की अभी दूसरी चीज को सोचने वाले हैं। क्या हमेशा फ्लक्स आपका क्यों क्या हो रहा है? हाँ तो करो ना, क्या हो गया? लेकिन ऐसा जोक करने की सजा में मैं तेरे को तो मैंने चालू बंद करने को रोका है क्या? इधर से आवाज पे आ रहा है। इधर से उस मशीन से आपका दिखा रहा है कि आपका वॉइस आ रहा है उसमें? अगर उसमें वो कुछ लगी आवाज है यूज करेक्शन टाइप पिन लगाएंगे। क्या बात है? व्हाट इज द टाइम बाय द वे? आई वांट टू फिनिश द डेरिवेशन। इधर से आ रहा है। यहां से तो वाइट सर मैं उससे आ रहा था क्योंकि इसमें साउंड प्रोड्यूस करने वाला कोई डिवाइस ही नहीं है।
यहाँ से अरे ये बंद करके रखते हो ना, अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी फैन की जरूरत पड़ती है। कब से मैं सोच रहा हूँ मेरे को गरम क्यों हो रहा है, करो उसको मुंह बंद रखो। हाँ है ना, मैं सोच रहा हूँ मेरे को गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, रीजन ही समझ में नहीं आ रहा है। अब पता चला कि बच्चों ने फैन सिर्फ अपने लिए करके रखा था, मेरे तो हिस्से में फैन ही नहीं है। यस, इज इट ओके बच्चों? अरे हाय ना। Now, this formula of flux is not always valid. It is true and usable only if the magnetic induction is constant. B is constant. Now, what if B is not constant? उसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उसका डायरेक्शन भी सेम है, B के साथ हमेशा एक ही साथ पैरेलल रहे। इट मे वेरी। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले तो हम लोग लिखते निकालते हैं छुटकुसा B, छुटकुसा फ्लक्स। क्या होता है छुटकुसा फ्लक्स, बताओ तो। छुटकुसा फ्लक्स होता है छुटकुसा एरिया लेने के बाद B की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है इनटू छुटकुसा एरिया, लेट मी राइट इट एज D बार। आप लोग सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, उन्होंने लिया इसलिए मैं वही सिंबल ले रहा हूं। फिर मैंने बोला देयरफॉर व्हाट इज योर टोटल फ्लक्स, आप लोग उधर छुटकुसा फ्लक्स जो होता है ना उसका सम करते जाओ इंटीग्रेशन, फिर आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू मिलेगा B बाय डॉट DA बार। ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन की है। हो सकता है ये चैप्टर जिस भी किसी टीचर्स ने लिखा हो उन्होंने बाकी पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको ऑलरेडी पता है नहीं। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ कि किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन की जरूरत है, तो टीचर ने जस्ट तक बच्चे को अच्छा समझा इसलिए क्या किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बेसिक चीजें रिवाइज कर दी। तो यहाँ पे प्लस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको यूज करते वक्त समझे। ओके, दैट इज नॉट पार्ट, और इसलिए इस चैप्टर के इस हिस्से के ऊपर तुम्हें कोई बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फार्मूला एंड यू नो दिस, यू हैव दिस नॉलेज, राइट? ओके, सो क्या ये फार्मूला कब यूज करते हैं बच्चों? टेक्निकली स्पीकिंग ये हमेशा यूज करते हैं। व्हाई? क्योंकि देखो यहाँ पे B तुम्हारा क्या है, पूरे रीजन में वेरिएबल, यहाँ पे तुम्हारा B क्या है, बोलो जल्दी, कांस्टेंट। अब जब चीजें वेरिएबल होती है ना बच्चों तो उसके फार्मूले ज्यादा जनरल होते हैं। दिस इज टेक्निकली अ जनरल फार्मूला, इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन B इज कांस्टेंट, अंडरस्टूड? तो ये ज्यादा जनरल फार्मूला है। ये जो फार्मूला तुम यहाँ पे लिख रहे हो E का, ये फार्मूला एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काम आएगा, लेकिन ये जो तुम बनाओगे ये ज्यादा जनरल होगा, हमेशा काम आएगा। तो अब मैंने क्या करना चाहिए, आइडियली आगे कैलकुलेशन कौन मुझे समझाएगा, कैसे करोगे बताओ तो सही। चलो क्या करोगे, कुछ नहीं, प्लस की वैल्यू डाल दो, तो देयरफॉर व्हाट इज योर E इज इक्वल टू माइनस d phi डिवाइडेड बाय dt, बट डू यू नो द वैल्यू ऑफ phi? यस, व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन b बाय डॉट da बाय। अब किसी बच्चे ने ना बचपन में एक कहानी सुन के रखी है, दो उल्टी चीज होती है तो क्या आंसर होता है, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक स्क्वायर, बताओ तो इसका आंसर कितना आएगा, x। अबे आया ना, व्हाई? बिकॉज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर आर अपोजिट ऑपरेशंस। मैंने आपको बोला कि बेटा बताओ तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ सम नंबर से दिस, इसका आंसर बताओ। तो कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? आप बोलोगे वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू x एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू मे से प्लस कांस्टेंट एज वेल। आप बोलोगे व्हाई? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे तुमने डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेशन लिया, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑपरेशंस। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कैंसिल करते हैं, सवाल उठता है हर बार कैंसिल करते करना, अब लोग इसे कब नहीं करते, सिंपल सी बात है, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट वेरिएबल सेम है तो टेक्निकली ये कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यू कैन इवन मैथमेटिकली प्रूव दिस, दिस इज नॉट अ बिग डील, इसको प्रूव करने के लिए टाइम में नहीं लगता, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का। अब मैं उसके प्रूफ में नहीं पढ़ता, लेकिन ये चीज समझो, क्या यहाँ पे ये हो सकता है यस या नो? यस तो क्यों, ना तो क्यों? Can I cancel integration and derivative? Can I simply therefore E is equals to B bar dot या simply जो भी तुमको क्या लगता है ऐसे लिख सकता हूँ मैं? Can I write this? Yes or no? Why no?
we are differentiating with respect to time and integrating with respect to area, so we cannot cancel it. So this is the final possible step. Keep it like this. अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास ई के दो फॉर्मूले हैं. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का कौन मुझे बताएगा? कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने जब ब्रैकेट हटा दिया. हाँ, कौन सा फॉर्मूला ए का कब यूज करेगा? दिस इज ओनली बेस कांस्टेंट. वैसे तो आप कहोगे दिस इज वेरिएबल, बट यू कैन से ऑल टाइम, क्योंकि याद रखना वेरिएबल के फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले होते हैं, वो हमेशा यूज होते हैं. वो तब भी यूज होते हैं जब चीजें कांस्टेंट होती है. When there are more general, लोगों लक्षात राहतील. I doubt है. कॉन्सेप्ट ऍक्च्युअली एकदम पानसट आहे. ओके, तुम्हाला बुकमध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितल्यानंतर असं वाटू शकतं की अरे बापरे खूप मोठं आहे, पण लक्षात घ्या हे त्यांनी जे पण काही एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला दिसतंय कुठपर्यंत, हे इथपर्यंत हे सगळं जे एक्सप्लेनेशन आहे, ये एक्सप्लेनेशन यानी कि फाई के बारे में वो नॉलेज जो आप ऑलरेडी जानते हो. ओके, एरिया वगैरह वगैरह, दिस इज समथिंग यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. ओके, क्योंकि ये इस चैप्टर का नॉलेज है नहीं, हम लोग किसी और चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इनफैक्ट ये यहाँ तक की बात कर रहा हूँ. ओके, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एस लिखा, एस यानी कि जिस टोटल एरिया की बात कर रहे हैं वो सरफेस एरिया. ये समझा सबको? तो यहाँ तक का नॉलेज इस चैप्टर में जो भी तुमको पढ़ना है थियरी पढ़ लो, लेकिन ये बेसिकली इस चैप्टर का नॉलेज है ही यहाँ तक का. हमारा नॉलेज यहाँ के आगे है, तो हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली बस इतना है जिसमें हम लोगों ने फाइनली ये फॉर्मूला लिखा है. होप यू अंडरस्टूड. समझा? तो जो भी मैंने पढ़ाया बताया समझाया तुमको समझा है. Motional electromotive force, that is what we are going to study, and a very interesting derivation बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, इसके जो फॉर्मूले हैं E equals to BLV, ये बेसिकली इसका एक स्टेप है कैलकुलेशन का, लेकिन वैसे तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं. ओके, E equals to BLV, और उसके आगे हम लोग इससे पूरा प्रूव करते हैं. लिखा है यहाँ तक, लिखा है. ओके, ये हमको देखना है. ठीक है बच्चों, थोड़ा बड़ा प्रूफ है तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में शायद नहीं होगा. चलो एक बार मुझे खाली जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल करके अपनी शॉर्ट नोट्स बना लो. आज की तुम्हारी शॉर्ट नोट्स फाइनल, आज की मतलब पूरी शॉर्ट नोट्स. हमारे पास 10 मिनट में बर्बाद भी नहीं कर सकते. तो सबसे ये शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्ट करता तो नोटबुक में लिखोगे वापस पढ़ोगे. अच्छा आधीच उद्याच्या लेक्चरपासून मी काहीच रिवाइज करणार नाही. ओके, तो फाइनल शॉर्ट नोट्स स्टिल अब तक आज की लेक्चर मतलब पहले 3 लेक्चर का शॉर्ट नोट क्या है बच्चे? पहला अपना सपोज दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज अ कॉइल. ओके, क्या है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स? Whenever there is change in flux, EMF and hence current induced in the coil. Okay, कौन मुझे बताएगा टर्मिनोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे पता होना चाहिए इंड्यूस EMF क्या है, उसके बाद इंड्यूस करंट क्या है, ये डेफिनेशन क्या होना चाहिए. इंड्यूस EMF क्या है, इंड्यूस करंट क्या है, और तुम्हें फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए. ठीक है बच्चों, what is induced EMF? The EMF induced in a coil when a magnetic flux associated with the coil changes is known as induced EMF. What is induced current? The current in a coil, the induced current in the coil whenever there is change in flux in the coil. Or you may say direct equivalent को definition लिख सकते हो. The EMF is known as induced EMF and the current is known as induced current. क्या है तुम्हारा स्टेटमेंट फैराडे का लॉ? Whenever there is change in flux associated with the coil, EMF and induced current induced in the coil. सेकंड, बस ये इतना ही लिखने का इसको रिवाइज करते हो ना माइंड में तुम्हारा वो याद आ जाता है. नहीं आओगे तो थोड़ा बुक से रेफरेंस ले सकते हो. दूसरा लॉ क्या है? यस, द EMF इंड्यूस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इन दोनों के बीच का नाता. क्या नाता है बच्चों? जितना ये ज्यादा उतना ये ज्यादा. बरोबर. कौन मुझे बताएगा ये नाता क्या है आगे जाके? EMF is directly proportional to rate of change of flux with respect to time. यानी कि EMF is equals to बोलो कांस्टेंट नंबर इनटू d phi by dt, और ये कांस्टेंट नंबर क्या आता है तुम्हारा? d phi डिवाइडेड बाय dt. दिस इज योर फैराडेज सेकंड लॉ.
तो यहाँ पे आपको फैराडे का सेकेंड लॉ जो है वो भी पता होना चाहिए। क्या है सेकेंड लॉ? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। अगर इस फॉर्मूले को में सिंगल टर्न का फ्लक्स लिखो फाई डैश इज व्हाट? फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन टर्न, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स? सो व्हाट विल बी योर पाई विल बी इक्वल टू n into phi dash, करेक्ट? एक टर्न का फ्लक्स कितना फाई डैश, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कितनी बार, एक बार अच्छे से बताओ। n into बोलो फाई डैश डिवाइडेड बाय dt। सो ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला डन। यस। थर्ड क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ मुझे। लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है बच्चों? अगर तुम मान लो नॉर्थ पोल को करीब लेके आते हो कॉइल के, तो कॉइल कौन सा पोल डिक्लेयर करती है अपना अपना बोलो? जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? नॉर्थ पोल बनता है। ओके, जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये क्या बनता है? नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल जा रहा है तब यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? साउथ पोल। आ रहा है आने नहीं देता, रिपेल करता है। जा रहा है जाने नहीं देता, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रिपल्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? अट्रैक्शन। याद रखोगे। अच्छा, ये उल्टी चीज तो बड़े आराम से बता सकते हो। मान लो साउथ पोल है, ठीक है बच्चों, कौन है तुम्हारा? साउथ पोल, और तुम्हारी ये कॉइल है। साउथ पोल आ रहा है तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल। और क्या करेगा? बोलेगा आने का, रिपेल करेगा। साउथ पोल जा रहा है तो ये क्या बनेगा बच्चों? नॉर्थ पोल। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा। ओके, इन अनदर वर्ड लेंज ने क्या बताया? जिसने तुमको पैदा किया तुमने उसी को अपोज किया। यूजिंग लेंज लॉ ऊपर के दो फॉर्मूले कैसे बनेंगे? माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय dt, बरोबर? डी फाई डिवाइडेड बाय dt, करेक्ट? या तुम नीचे वाला फॉर्मूला भी लिखो तो माइनस n इनटू डी फाई डैश डिवाइडेड बाय dt। ओके, लेंज लॉ किसका लॉ है? ये लेंज लॉ। समझ में आ रहा है लेंज लॉ का स्टेटमेंट, और ये एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर तीसरी के बाद चौथी चीज बताओ। बाकी थ्योरी जो है बाद में तुम पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज जो है इसको बार बार रिवाइज करते रहो। ओके, बार बार हर लेक्चर में पढ़ो। हाँ, संगा मैंने जब पूरी कॉल कितनी था, इसके आगे कुछ नहीं देखा अभी तो देखा। बोलो, दो डेरिवेशन ही देखे छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे नॉर्मल डेरिवेशन है। पूरा डेरिवेशन बता दो। पहला डेरिवेशन क्या है? E is equals to minus d phi divided by dt। बोलो, फिर हमने कौन सी केस ली थी? फ्लक्स इज इक्वल्स टू b बार डॉट a बार, यानी कि हमने b और a एक टिपिकल केस ले लिया था, कांस्टेंट वाला। बोलो, e का फॉर्मूला क्या आया था? माइनस, बोलो ना, d phi डिवाइडेड बाय dt। फिर हमने phi का वैल्यू डाला, बोलो b बार डॉट a बार। मेरे साथ लिख सकते हो तुम लोग, तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली वापस लिख रहा हूं बेवजह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लिख रहे हो। तो तुम देखो, मैं तुमको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। a इनटू cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है बच्चों इस केस में? लेकिन 0। तो आगे जाके क्या बना फिर तुम्हारा फॉर्मूला? माइनस a बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया तुम्हारा? db बाय dt। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ e, राइट? किसी को इस फॉर्मूले में तकलीफ है? और नहीं है? चलो, बुक में a बार का मॉड लिखा है, b बार का मॉड लिखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? वो एक ही चीज होती है, चलेगा। चलो, इस केस में, दूसरी केस में हमने क्या किया? e का तो फॉर्मूला वही आपका माइनस बोलो d phi डिवाइडेड बाय dt। बट हमने कौन सी वाली केस पकड़ी बच्चों? जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन वैल्यू हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन बोलो b बार डॉट da बार, एरिया उन्होंने इस सेल का, और थ्रू द टोटल सरफेस एरिया से s। ये s की बात कर रहा है कि सम हैज टू बी टेकन थ्रू एंटायर सर्फेस, पूरे सर्फेस के ऊपर। तो इस सिंबल में डोंट वरी एंड डोंट बी कंफ्यूज विद दिस सिंबल। तो कौन मुझे बताएगा इस केस में तुम्हारा e का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस d phi बाय dt। लेकिन phi का वैल्यू कौन बताएगा मुझे जल्दी से? क्या है? इंटीग्रेशन b बार डॉट da बार, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो टेक्निकली स्पीकिंग इसके फॉर्मूले में, इसके डेरिवेशन के बारे में कुछ करना ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? एक्चुअली जो भी पहला वाला एक्सप्लेनेशन है वो तो बस ये फॉर्मूले को बेवजह एक्सप्लेन किया, जहाँ पे इसकी जरूरत भी नहीं है।
In this way we finish whatever so far we have studied. इस पेज का अगर तुमको लगा स्क्रीन ग्रीन शेयर कर लेना है तो कर लो इसको, लेकिन जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इतना तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारी खोपड़ी में स्टोर ना हो जाए। कल हम लोग प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले को, कौन सा जो फॉर्मूला है ना, इसको, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को कल हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। और उसके साथ हम लोग ई के और एक दो फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि बहुत काम के हैं। इसके ऊपर इतने भारी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, जैसे क्वेश्चन आया है नीट में एक बार कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल का स्पीड कितना है, साइकिल का जो व्हील है उसकी स्पोक का लेंथ कितना है, साइकिल अर्थ पे चल रहा है, बताओ उस साइकिल के रिंग के अंदर कितना करंट बना। हम लोग क्या बात करते हो, साइकिल के रिंग के अंदर करंट बन रहा है, हाँ तुमने कभी गिरा नहीं हो बात अलग है। अब आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, ये तुम पृथ्वी पे हो, कहाँ पे हो तुम लोग, पृथ्वी पे, ये तुम्हारी अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड। ओए बच्चा बोलो मत, बरोबर ना। ये मान लो तुम्हारी साइकिल का पहिया इतना बड़ा नहीं है, मान लो, समझा। अब जब ये पहिया घूमेगा तो क्या इस पहिए के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इवन जब मैं एक लोखंड की प्लेट लेता हूँ ऐसी और इस प्लेट को ऐसा कर रहा हूँ ना, इस वक्त इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ बोलोगे सर किधर फ्लक्स, तुम पृथ्वी पे हो, पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन भी है, फ्लक्स है इसके साथ एसोसिएटेड। तुम कैसे चेंज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, उसकी वजह से अंदर ईएमएफ एनहांस करंट इंड्यूस होता है। मतलब इंटरेस्टिंग थिंग क्या पता है, जब तुम इसको ऐसा घुमाते हो तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो हिलते हैं उसकी वजह से। कभी सोचा ही नहीं? अबे आया ना, पक्का थोड़ा अलग तरीके से फील करो। मान लो ये बॉक्स होता और इस बॉक्स के अंदर मैं छोटे छोटे मार्बल्स रखता और अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो मार्बल्स तक हिलती है, लेकिन वो मैकेनिक्स हो गया। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और जब तुम ऐसा हिलाते हो तुम्हारे माइंड में सवाल आना चाहिए, सर ये तुम लोग जो फेंकते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलते हो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये मैंने शिफ्ट किया, कहाँ पे गई मेरी एनर्जी? बताओ डिस्ट्रॉय नहीं हुई? नहीं बेटा, वो तुम्हारे अंदर के इसके इलेक्ट्रॉन तक पहुंची है, समझा? तो एनर्जी कहीं अलग अलग फॉर्मेट में जाती है। व्हेन आई एम स्पेंडिंग दिस एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस। तो कुछ हवा के पास चली गई, इसके साथ जो भी फ्रिक्शन हुआ उसमें हीट में कन्वर्ट होगी, बट पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज इवन यूटिलाइज्ड और टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड। ओके, समझा? आपको आगे जाके और क्या बोला, इसको अगर तुम ऐसा मुंह करते रहोगे, मुंह करते रहोगे, मुंह करते रहोगे, मुंह करते रहोगे, मेरे प्यारे बच्चों ये गर्म होता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद एयर, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन मोशन में जाता है, करंट बनता है इमीडिएटली। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में जाता है तो एटम के ऊपर टकराता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा घुमाने से ये गर्म होता है, समझा? और अगर तुम इसको बहुत रैपिडली कर सके और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कर सके तो इतना गर्म हो सकता है कि पिघल जाता है डायरेक्ट। ऐसी आवाज बढ़ गया यार, ऐसी जो फर्नेंस होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेंस। इतना बड़बड़ करता रहता हूँ। चलो रुक जाइए यहाँ पे, अपने मैच के समझाए नहीं ना, क्योंकि आज मुझे वो लेके जाने वाले हैं।